Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Isma Ramzan, roll number 30, MSc final year. My presentation topic is determination of different methods of determination of phenols except bromination method. As bromination method we have discussed in our lab. Now I will discuss about another methods for the determination of phenols except bromination method. Amongst all methods, there are four methods I will discuss here. Acetylation method, number second is Valencia-Calcio method, number 3 is nitration, and number 4 is amino antipyrine method. First of all, organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry that deals with the study of structure, properties, compositions, reactions and preparations of carbon containing compounds, not only hydrocarbons but also other compounds with any number of other elements having at least one carbon hydrogen bond, other elements like oxygen, nitrogen, sulfurs and so on. Quantitative organic analysis. Quantitative organic analysis is an analysis method used to determine the number of elements or molecules produced during a chemical reaction. Organic compounds are comprised of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Here I will discuss all methods quantitatively. First of all, I will discuss what is phenol. We must have known about फ़िनोल कि फ़िनोल क्या है, क्योंकि हम फ़िनोल्स के रिएक्शंस या मेथड या मिक्सचर्स पढ़ेंगे तो हमें फ़िनोल के बारे में पता होना ज़रूरी है. तो फ़िनोल और ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एरोमेटिक हैं, हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं, अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड हैं, दे आर वोलेटाइल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हैं और ये जो है अपनी लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं. जब ये अपनी लिक्विड स्टेट में होते हैं तो ये एक स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कार्बोलिक कहते हैं और इनको हम एसिड भी कहते हैं. अगर हम इनके ऊपर देखें तो OH ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और OH ग्रुप को देख के फ़ौरन से बेस माइंड में आती है, लेकिन यहाँ पर ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं. वो एसिडिक करेक्टर शो इसलिए करते हैं कि जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं और ये आयन जो है स्टेबल होता है और इसी फिनॉक्साइड आयन की वजह से ये एसिडिक इन नेचर होते हैं और यही एसिडिटी ऑफ फिनोल्स भी है. अब हम इस फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस देख लेते हैं कि ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस करता है पूरी बेंजीन रिंग के अंदर. तो ये नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन पर जो आता है ये जब रेजोनेट करता है पूरी रिंग के अंदर तो ये स्टेबल होता है, इसीलिए एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बेंजीन रिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप के तौर पर काम करते हैं और ये जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप के तौर पर बिहेव करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो डिलोकलाइज्ड होता रहता है पूरी रिंग के अंदर और वो स्टेबिलिटी शो करता है. और इसके अलावा फ़िनोल जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी शो करते हैं लाइक नाइट्रेशन, नाइट्रोसेशन, ब्रोमिनेशन. इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आकर सब्सटीट्यूट हो जाता है फ़िनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर. फ़िनोल्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में और क्योंकि ये सॉल्युबल होकर फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं और ये फिनॉक्साइड आयन जो है वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं. मोर देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं फ़िनोल जो वाटर में. मेल्टिंग पॉइंट इनका 42 डिग्री सेंटीग्रेड है. बॉइलिंग पॉइंट फ़िनोल का 182 डिग्री सेंटीग्रेड है. फ़िनोल का एक करैक्टर ये भी है कि जब इनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो ये एक रेड कलर के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिनको हम डिफरेंट डाइज में भी यूज़ कर सकते हैं. फ़िनोल जो है नेचुरली कोल टार में पाए जाते हैं और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं लाइक पीनट्स एंड ग्रेप्स, ऑरेंजेस. तो कुछ फ्रूट्स. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स एसिटाइलेशन मेथड विच इज़ आवर मेन टॉपिक. अब बेसिकली एसिटाइलेशन मेथड में होता क्या है. एसिटाइलेशन मेथड में ये होता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड और पायरिडीन दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है और फिर उनको फ़िनोल के साथ रिएक्ट करवाकर कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जाती है, परसेंटेज फाइंड आउट की जाती है कि फ़िनोल जो है वो किसी भी कंपाउंड में कितने परसेंट है. तो इसके लिए हमें एसिटाइलेटिंग रिएजेंट चाहिए और ये एसिटाइलेटिंग रिएजेंट एसिटिक एनहाइड्राइड और पायरिडीन को मिलाकर बनाया जाता है. बेस जो हम अपनी ब्यूरेट में फिल करेंगे फिनोफ्थिलीन एज एन इंडिकेटर, 2 conical flask, condenser, water bath and burette.
ये एक्सपेरिमेंट जो है बेस्ड करता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पर। इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। फिनोप्थिलीन हम इसलिए ऐड करते हैं कि जैसे ही हमारा बेसिक मीडियम आता है फिनोप्थिलीन अपना कलर शो करता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं एज अ बेस, लेकिन ये बेस जो है पहले स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अगेंस्ट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसकी कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो इसीलिए पहले हम इसको स्टैंडर्डाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिनोलिक कंपोनेंट्स के साथ स्टैंडर्डाइज़ करने में यूज़ करते हैं। इसमें पायरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड का एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको हम एसिटाइलेटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब वो रिएजेंट फिनोल में ऐड किया जाता है और इस पूरे सॉल्यूशन को रिफ्लक्स किया जाता है। हम इस पूरे सॉल्यूशन को रिफ्लक्स इसलिए करते हैं, हम डायरेक्ट हीट इसलिए नहीं करते। ये रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि हम उसको कंडेंसर लगाकर वाटर बाथ में हीट करते हैं। वो इसलिए कि कंडेंसर में जितने भी उसके वेपर्स हैं एवापोरेट होकर कंडेंसर में कूल होकर वापस आ जाते हैं। इससे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे मिक्सचर की चेंज नहीं होती। फिर जब हम अपने रिएक्टिंग मिक्सचर को टाइट्रेट करवाते हैं बेस के साथ, तो हमारे रिज़ल्ट में हमारी कैलकुलेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हम डायरेक्ट हीट इसलिए नहीं करवाते कि डायरेक्ट हीट से कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमने पायरिडीन यूज़ किया था वो एक्ट एज कैटलिस्ट, वो एक बेसिक कैटलिस्ट है, लेकिन एज अ बेस एक्ट नहीं करता, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। क्योंकि पायरिडीन का जो नाइट्रोजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और वो 2 लोन पेयर उस रिंग पायरिडीन की रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड नहीं होते। इसीलिए वो एक बेसिक कैटलिस्ट तो है लेकिन एज अ बेस एक्ट नहीं करता, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। ये इक्वेशन है कि ये फिनॉल और ये एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन जब रिएक्ट करते हैं तो फिनाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड बनता है। अब ये पायरिडीन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर कर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी बनाता है। फिर वही पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को वाटर के साथ रिएक्ट करके पायरिडीन बनाया जाता है और एसिटिक एसिड बनाया जाता है। अब इस पूरे रिएक्शन को हम शूटन-बाउमैन रिएक्शन ऑफ फिनॉल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था शूटन-बाउमैन, उसने ये एक रिएक्शन दिया था। फिनॉल जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आकर रिएक्ट करता है, फिनॉल में जो ऊपर ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर कार्बन पर आकर अटैक करते हैं, तो ये OH ये एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होकर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आकर लग जाता है यहाँ पर, और फिर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर अलग हो जाता है। तो इसी तरह ये एक एसिटाइल ग्रुप और एसिटिक एसिड बन जाता है। ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और CH3, ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड, हमें 2 कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, हम उनको मार्क करेंगे A एंड B और उनमें हम 1 ग्राम ऑफ फिनॉल जो हमारा सैंपल है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक फ्लास्क A में, और दोनों फ्लास्क में हम एसिटाइलेटिंग रिएजेंट को ऐड करेंगे 10 ml और फिर दोनों को रिफ्लक्स करके वाटर बाथ पे कंडेंसर लगाकर for 30 minutes. Now cool and shake completely to unreacted hydrolysis of unreacted anhydride occurs. तो अनरिएक्टेड एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए, ताकि जितना भी एसिटिक एनहाइड्राइड हमने डाला है वो हाइड्रोलाइज हो जाए, वो फिनॉल के साथ रिएक्ट कर ले। उसके बाद हम उसमें फिनोफ्थिलीन डालते हैं एज एन इंडिकेटर, और फिर जितना भी फ्री एसिटिक एसिड उसमें हमारे पास रह जाता है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके हमें रीडिंग देता है। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। ब्लैंक की रीडिंग लेते हैं, सैंपल की रीडिंग, जो कंसनट्रेशन और हमने बेस की मीन्स के NaOH की अगेंस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड आउट की थी, नॉर्मेलिटी है, वो नॉर्मेलिटी है। और ये फैक्टर है जो हम 17.01 डिफरेंट कैलकुलेशंस में डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ करते हैं, तो ये वो फैक्टर है बाय फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वेट ऑफ सैंपल जो हमने लिया था फिनॉल का, वो हम यूज़ करेंगे और ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। Now let's go towards second method is Follen-Cioc-Calciu method. Follen and Cioc-Calciu are 2 scientists, 2 साइंटिस्ट थे Follen and Cioc-Calciu जिन्होंने ये मेथड दिया था। Follen-Cioc-Calciu एक उन्होंने रिएजेंट बनाया जो अपने ही नाम पर उन्होंने बना दिया। एक मिक्सचर है टंगस्टेट एंड मोलिब्डेट्स का। ये मिक्सचर हम यूज़ करते हैं और ये मिक्सचर वर्क करता है ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Follen-Cioc-Calciu रिएजेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय फिनोलिक कंपोनेंट्स और Follen-Cioc-Calciu रिएजेंट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है।
क्योंकि फॉलन CO रिएजेंट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, वो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स में मेटल होना ज़रूरी है, तो हम इसको क्रोमेजिन कह सकते हैं। और फिर हम इसको फ़ोटो स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम गैलिक एसिड को एज अ स्टैंडर्ड लेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब हम कोई भी एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सैम्पल, स्टैंडर्ड और ब्लैंक होना ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है कि मिक्सचर होता है टंगस्टेट और मोलिब्डेट्स का, उसको हम फिनोलिक कंपोनेंट्स या जो हमारा सैंपल होता है उसके साथ ट्रीट करवाते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू इट्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। पहले वो येलो कलर के होते हैं, उसके बाद वो ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ये बेसिक मीडियम में बनता है। इसके लिए बेसिक मीडियम होना ज़रूरी है क्योंकि फिनोल्स जो हैं वो बेसिक मीडियम में ही अपना कलर चेंज करते हैं। लेकिन बेसिक मीडियम की वजह से होता क्या है कि ये पूरा मिक्सचर टर्बिडिटी की तरफ चला जाता है। तो टर्बिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें लिथियम के सॉल्ट्स ऐड करवाए। अब ये लिथियम के सॉल्ट्स क्या करते हैं, टर्बिट होने नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम एब्जॉर्बेंस को नोट कर सकते हैं। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो हम एब्जॉर्बेंस नोट नहीं कर सकते। अब ये है एक इक्वेशन मोलिब्डेट और टंगस्टेट की, जो ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ब्लू कलर का, उसका फार्मूला ये होता है। फॉस्फेट्स होते हैं मोलिब्डेट्स और टंगस्टेट्स, तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। रिड्यूसिंग कैपेसिटी जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम डिटेक्ट कर लेते हैं अबाउट 690 to 710 नैनोमीटर पर ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है एट 10 pH, मीन्स के बेसिक मीडियम। नाउ लेट्स गोज टूवर्ड्स एन इक्वेशन। जब ये टंगस्टेट और मोलिब्डेट्स अपनी +6 स्टेट में होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद +5 स्टेट में आ जाते हैं, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं। रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये रिड्यूस होते हैं, तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी तरह +5 से फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो +4 में आते हैं, तो और डार्कर कलर का क्रोमेजिन बन जाता है, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, क्रोमेजिन। तो ये फॉलन फिनोल है, इसमें फॉलन CO रिएजेंट, ये फिनोल है, इसमें फॉलन CO रिएजेंट ऐड करवाया तो ये फिनोल जो है फॉलन CO रिएजेंट +6 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए, मीन्स के ब्लू कलर में। नाउ हम यहाँ पर गैलिक एसिड यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड। अब हम एज अ स्टैंडर्ड गैलिक एसिड को क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि गैलिक एसिड जो है वो इनएक्सपेंसिव होता है, इजीली सोल्यूबल होता है इन वाटर, तो रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, इसीलिए हम उसको एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फॉलन CO रिएजेंट। हम फॉलन CO रिएजेंट यूज़ क्यों करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं हम फॉलन CO रिएजेंट बनाते कैसे हैं। 10 ग्राम सोडियम टंगस्टेट लेते हैं, 2.5 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट इन 70 ml वाटर, 85% फॉस्फोरिक एसिड, 10 ml HCl, और उसको रिफ्लक्स करते हैं 10 आवर्स के लिए। फिर 15 ग्राम लिथियम सल्फेट लेते हैं 5 ml वाटर में और ब्रोमीन ऐड करवाते हैं 15 मिनट्स के लिए, अगेन उसको रिफ्लेक्स करवा के उसमें 100 ml वाटर ऐड करा देते हैं और उसको कूल करते हैं। फिर फॉस्फोरिक एसिड जो हमने ऐड करवाया वो हम इसलिए ऐड करवाते हैं ताकि हमारे मोलिब्डेट और टंगस्टेट जो हैं वो इजीली रिड्यूस हो जाएं। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सीरीज़ के लिए हम गैलिक एसिड ट्यूब में एज अ स्टैंडर्ड फिल करते हैं, क्यूबिट में फिनोल एज अ सैम्पल एंड ब्लैंक, इन तीनों को हम लेते हैं और इसकी एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं अगेंस्ट कंसनट्रेशन। तो अननोन कंसनट्रेशन, अननोन मटेरियल या अननोन सैम्पल जो हमारे पास होता है उसकी कंसनट्रेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है कि जैसे जैसे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो एब्जॉर्बेंस हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी। तो नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर मेथड विच इज़ नाइट्रेशन मेथड। Nitration method. In this nitration method, nitric acid is reacted with phenol and gives ortho and para-nitrophenol product.
पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें पैरानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एक प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम फिनोल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल एक प्रोडक्ट देगा, जो कि हम एक्सप्लोसिव्स में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे लिए हार्मफुल है और highly exothermic reaction, and that's why we avoid to do this reaction in our lab. That's why we just use dilute nitric acid. अब होता क्या है कि जब हमें एक मिक्सचर मिलता है पैरा एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, तो हम उन दोनों को सेपरेट कैसे करवाते हैं? हम उन दोनों को सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो लेस वोलेटाइल है, दैट्स वाई, और पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो मोर वोलेटाइल है और वो मेजर प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। तो हम स्टीम डिस्टिलेशन की एक असेंबली को सेटअप करके स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं और उससे पैरानाइट्रोफिनोल जो होता है वो ईजिली एवापोरेट होकर हमें कंडेंसर में कूल होकर मिल जाता है। फिर हम उसको ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं और फिर उसको वे करके फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी फिनोलिक कंपोनेंट्स। इसी तरह अगर हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल चाहिए जो कि लेस वोलेटाइल है और येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, तो इसी तरह हम उसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। Now phenol is reacted with electrophile. NO2 is electrophile is obtained with the reaction of H2SO4 with nitric acid. नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, उसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता है NO2+। अब ये NO2+ जो है वो बेंजीन रिंग में मौजूद पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड जो है वो अटैक करता है इस पॉजिटिव साइन पे, और फिर पूरा मैकेनिज्म होता है और फिर हमें ये पूरे स्टेप्स होने के बाद ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल का एक प्रोडक्ट मिल जाता है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है कि हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम 250 ml वाटर ऐड करवाते हैं और उसमें स्लोली ड्रॉप वाइज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते जाते हैं और हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को आइस बाथ पर रखते हैं। अब उसमें स्लोली 2 ml ऑफ फिनोल सैंपल ऐड करवाते हैं। उसमें 2 ml फिनोल का सैंपल जब ऐड करवाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए हम उसको आइस बाथ पर करते हैं ताकि वो हमारे रिएक्शन को थोड़ा लो टेम्परेचर पर हो, तो हाईली एक्सोथर्मिक ना हो। आफ्टर 10 मिनट्स क्या होता है कि हमारा मिक्सचर जो है वो ऑयली बन जाता है। अब उस ऑयली मिक्सचर में से हम ऑयली लेयर को सेपरेटरी फनल में डालकर ऑयली लेयर उसकी सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो ऑयली लेयर आती है, अब इसी में हम 200 ml वाटर ऐड करवाते हैं इन 500 ml फ्लास्क और हम इसको सेट कर देते हैं स्टीम डिस्टिलेशन में। तो हम इसकी स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो येलो कलर का जो लिक्विड होता है वो सेपरेट हो जाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनता है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो हम उसकी सॉलिडिफिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं बाय गेटिंग ऑफ द कूलिंग। हम जो कूलिंग हमने नीचे आइस बाथ लगाया हुआ होता है उसको हटाकर हम इसको सॉलिडिफिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। येलो ऑयल जो सॉलिडिफाई हो जाता है इसको कलेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेट करके ड्राइंग करके ग्राइंड करते हैं इसकी, और ग्राइंडिंग करने के बाद इसको ड्राई करके हम इसका वे कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंट हील्ड। अगर हमें पैरा आइसोमर सेपरेट करना है तो हम इसी में 0.5 ग्राम डी कलराइजिंग चारकोल, डी कलराइजिंग एजेंट डालते हैं, जो कि हम चारकोल यूज़ करते हैं एज ए डी कलराइजिंग एजेंट। वो जितने भी रेजिडुअल लिक्विड्स या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी हमें नीड नहीं होती है, ऐसे कलर्ड कंपाउंड जो उसमें पैरा आइसोमर्स में शो हो रहे होते हैं, उन तमाम को रिमूव कर देता है और फिर हम उसको फ़िल्टर करके ड्राई करके कूल करके उसकी परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करके अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ 4 अमाइनो एंटीपायरीन मेथड। दिस मेथड, इस मेथड में होता क्या है कि फ़िनोल जो है बाय बफरिंग सैम्पल टू अ pH ऑफ 10, हम फ़िनोल का एक सैम्पल लेते हैं जिसको हम 10 pH पर वर्क करवाते हैं, उसके अंदर बफर का सॉल्यूशन ऐड करवाते हैं, उसमें 4 अमाइनो एंटीपायरीन के एक कंपाउंड होता है वो ऐड करवाते हैं और येलो कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनेट आयन। तो इसमें हमें केमिकल रिएजेंट्स जो चाहिए होते हैं वो होते हैं 4 अमाइनो एंटीपायरीन, पोटेशियम फेरिसाइनेट जो कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है, सोडियम थायोसल्फेट, फिनोल, लिक्विड सॉल्यूशन जो कि सैंपल होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बफर सॉल्यूशन। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि 4 अमाइनो एंटीपायरीन जो है वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये हमें जो प्रोडक्ट देता है 4 अमाइनो एंटीपायरीन फिनोल के साथ रिएक्ट करके, तो ये क्विनोन कंपाउंड देता है। क्विनोन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो है कि कलर्ड होता है, जो हम डिफरेंट डाइज में यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड जो है एक साइंटिस्ट था इमर्सन, उसने दिया था 1943 में। ये बहुत ज़्यादा स्पीडी रिजल्ट्स भी हमें देता है। ये मेथड भी जो है वो बेयर लैम्बर्ट्स लॉ पर बेस्ड करता है। जैसे हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कलर्ड कंपाउंड
से कंसनट्रेशन फाइंड आउट की थी अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस। इन द सेम वे दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स। तो इस एक्सपेरिमेंट पूरे रिएक्शन में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाते हैं जो कि एक बेस है, और ये इसमें हम फॉस्फेट्स के बफर को ऐड करवाते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि बेसिक मीडियम को बेसिक मीडियम ही रहने देता है, अगर ऊपर से आने वाला एसिड उस बेसिक मीडियम को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस या फिर वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड का होता है। बफर सॉल्यूशन जो है अपकमिंग एसिड या फिर बेस को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं डालता सॉल्यूशन पे। पीएच जो है वो चेंज रहती है। इस सॉल्यूशन में हमने ये तो बेसिक मीडियम हो गया, 4 अमाइनो एंटीपायरिन स्पीशीज़ भी ले ली, लेकिन इसमें हम पोटेशियम फेरिसाइनेट क्यों यूज़ करते हैं? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है कि एंटी पायरीन जो हमने यूज़ किया है इसमें फ़िनॉल के साथ रिएक्ट कराने के लिए, उसको प्रिवेंट करता है कि वो बहुत ज़्यादा डार्कर कलर का सॉल्यूशन ना दे, थोड़ा लाइट येलो टाइप का सॉल्यूशन दे, रेड कलर का सॉल्यूशन ना दे। इसीलिए हम पोटेशियम फेरिसाइनेट इसमें ऐड करवाते हैं। दिस इज़ अ इक्वेशन। फिनोल एंड 4 अमाइनो एंटीपायरीन का ये एक कंपाउंड है। अल्कलाइन मीडियम होता है, मीन्स के बेसिक मीडियम, जो बफर सॉल्यूशन से हम उसको कांस्टेंट कर लेते हैं। पोटेशियम फेरिसाइनेट जो हम इसमें ऐड करवाते हैं, और ये हमें एक क्विनोन कंपाउंड देता है जो कि थोड़ा लाइट सा रेड या येलो इस टाइप का कलर होता है, जिसको हम डिफरेंट डाइज में भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर ये है कि हम 0.5 ग्राम फिनोल ले लेते हैं डाइल्यूट इट इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, और फिर उसको हम 250 ml की बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद हम सीरीज़ प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फ़िनोल जो हमें एज ए सैम्पल हमने लिया है 0.5 ग्राम, उसकी हम सीरीज़ तैयार कर लेते हैं, और उन ऑल सीरीज़ में 2.5 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जो कि हमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, ताकि हमारा पीएच जो है वो एडजस्ट रहे, एक ही पीएच पर पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाए। तो हम इसलिए बफर सॉल्यूशन डालते हैं, और उसके बाद हम एंटीपायरीन का सॉल्यूशन 1 ml तमाम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनेट डालते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, एक ब्लैंक भी तैयार कर लेते हैं जिसमें हमारा सैंपल नहीं होता और इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। 15 मिनट्स के बाद हम उसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या कलोरीमीटर में, जो कि हमें कलर की बेस पर एज अ बेयर्ड लैम्बर्ट लॉ की बेस पर हमें कंसनट्रेशन बताता है। तो हम एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं एज अ कंसनट्रेशन अगेंस्ट कंसनट्रेशन, एक ग्राफ बनता है, और ये वर्क करता है 500 नैनोमीटर पर। और उसका यह है कि कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हम उसको मिलीग्राम में चेंज करके मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय जो हमने 0.5 ग्राम फिनोल का ओरिजिनल सैंपल लिया था उसका वेट यहाँ पर पुट करके हम अपनी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम यूजेस ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं प्लास्टिक्स बनाने में। फिनोल्स को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें एक बेकेलाइट और एक पॉलीमर देता है, जो कि एज अ प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं। फिनोल्स जो है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एनी ड्रग लाइक एस्प्रिन यूज़ हो सकता है। फिनोल को हम डाइज में भी यूज़ कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन। फिनोल्स एक्सप्लोसिव में भी यूज़ हो सकता है लाइक पिक्रिक एसिड जो बनता है बाय नाइट्रेशन। तो इन तमाम चीज़ों में फ़िनोल्स यूज़ होता है। फ़िनोल को हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हैं लाइक वुड्स में, हर्बिसाइड्स में, नायलॉन्स में, एंटीसेप्टिक्स जैसे कि डिटॉल है उसमें भी हम फ़िनोल यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उसको फॉर अ लॉन्ग टाइम सेव कर सकें। नाउ लेट्स सम अबाउट कंक्लूजन। अब हमारे इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स का, तमाम मेथड्स का कंक्लूजन ये है कि हम डिफरेंट मेथड्स फॉर आवर कन्वीनियंट यूज़ करते हैं, कि जो रिएजेंट्स या वो मेथड जिसके रिएजेंट्स या जिसके केमिकल्स हमें इजीली अवेलेबल हैं हम वो अपनी लैब में इजीली यूज़ कर सकते हैं, अपनी टाइम लिमिट को देखते हुए, अपनी प्रोडक्ट्स को देखते हुए, हमें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमें कलर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो और हमें उनको डिफरेंट डाइज में यूज़ करना है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, वरना हम सिंपल नाइट्रेशन के मेथड से भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं फ़िनोल की, और एसिटाइलेशन मेथड से भी इजीली हम अपनी लैब में परफॉर्म करके कैलकुलेशन करके इजीली यूज़ कर सकते हैं इन मेथड्स को। एक मेथड हमने अपनी लैब में किया था ब्रोमिनेशन मेथड, और उसके अलावा 4 मेथड जो मैंने भी यहाँ डिस्कस किए, ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स से, एडिशन 3 से एडिशन
5 से वोगल्स की कुछ बुक्स हैं, एलिमेंट्री प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस की बुक है, एनालिटिकल की कुछ बुक्स में से मैंने तमाम टॉपिक्स लिए हैं, सर्च किए हैं। उसके अलावा इंटरनेट से सर्च किया, यूट्यूब लाइक गूगल एंड कोरा इज़ अ वेबसाइट, वहाँ से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस और रीजंस निकाले कि कौन सी चीज़ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं।